जंग कहीं भी हो, बारूद की बू से पहले उसकी तपिश हमारी जेबों तक पहुंचती है। चाहे मशरिक़ वस्ता का तनाव हो या डॉलर की उड़ान। सवाल ये नहीं कि आलमी सियासत में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि इस बदलती सूरत हाल में आपका सरमाया कितना महफूज है। सोने चांदी की कीमतें आसमान को क्यों छू रही हैं? क्या छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अब भी इनमें सरमायाकारी की कोई गुंजाइश है? क्या ये सूदमंद रहेगा? फिर दूसरी तरफ जंग के बादल मंडला रहे हैं। ऐसे में खाम तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी? पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद कितना महंगा होगा? मुख्तसर ये कि आलमी कशीदगी सिर्फ मुतल्लिका ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी। मुझ और आप समेत दुनिया भर के हज़ारों बल्कि करोड़ों इंसान इससे मुतासिर हो। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में माहिर माशियात शान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शान सईद पिछले 14-15 साल से मलेशिया में एक बहुत ही मारूफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे वाबस्ता हैं। और शान, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 14-15 साल में जब आप देखते हैं, वहाँ रहते हैं, फिर पाकिस्तान आके देखते हैं और ज़ाहिर है कि अपनी फैमिली से भी टच रखते होंगे, क्या कोई बेहतरी की सूरत नज़र आ रही है आपको पाकिस्तान में? आप यूएई की बात करें, दुबई, यही पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं इन्होंने बनाया, फिर वहाँ पर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्या मसला है? हमारा मसला क्या है सबसे बड़ा? चले मैं ये पूछ लूँ। सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो है कंसिस्टेंसी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी। जैसे आपने जिक्र किया, मैं मलेशिया में पिछले 14-15 साल से रह रहा हूँ। वहाँ पर एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी है। गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी बना दी है 5 साल के लिए, वो उसको फॉलो करते हैं। दूसरा जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहती है। नंबर 1। नंबर 2, इसी थोड़ा सा मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट करूंगा ना, पाकिस्तान में आपने देखा सोलर जो नेट मीटरिंग का मामला हुआ, गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया 7 साल का और उसके बाद बीच में ही उसको जो है वो खत्म कर रही है। ये इस टाइप की चीजें जी, जब पॉलिसी हिकअप आएगा ना, जब पॉलिसी एडहॉक बेसिस पे चलेगी, तो वो इन्वेस्टर्स को बहुत नर्वस करता है। वो फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं, लोकल इन्वेस्टर को भी नर्वस करता है। तो जब आप एफडीआई की बात कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने लोकल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना है। जब लोकल इन्वेस्टर सरमायाकारी करेगा तो फॉरेनर उसको देख के ही आएगा। तो वहां पर मलेशिया या इंडोनेशिया या वियतनाम या सिंगापुर या थाईलैंड या फिलीपींस, वहां पर यही है कि लोकल इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से एफडीआई आती है। अगेन पाकिस्तान के केस में हम जब लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए हम कहते हैं कि एसईज़ीज़ बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। पापा, पहले अपने इन्वेस्टर्स जो हैं उनको तो आप तरजीह बुनियाद पर गैस दो, लाइट दो, पानी दो, ये सारी चीज़ें, मतलब जो इनपुट कॉस्ट है हमारी वो इंतहाई महंगी है, तो फिर हम कहाँ से दूसरों को लेकर आएंगे इसमें? बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को देखना है कि आपके वेरिएबल कॉस्ट सारी जो है वो इतनी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो आपका जो इन्वेस्टर है वो ग्लोबली कम्पीट नहीं कर सकता। तो जब आप लोकल इन्वेस्टर को थोड़ी सी इंसेंटिव देंगे, उनकी जो कॉस्ट है वो कम रखेंगे, तो वही फिर जाके जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। यानी हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर है, अगर वो सेटिस्फाई है, वो एक अच्छी शेप में है, तो आपका उसका असर जो है न सिर्फ आपकी एफडीआईज़ के ऊपर पड़ेगा, बल्कि आपकी जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो नंबर्स भी बेहतर होंगे, आप compete कर सकेंगे ना, अदरवाइज तो आप compete भी नहीं कर सके। दूसरा जो मैंने इमरान देखा है, जो मैं काफ़ी अरसे से मैंने कह रहा हूँ, वो है फीमेल एजुकेशन। इफ़ वी वांट टू चेंज द इकोनॉमिक डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान, वी हैव टू इन्वेस्ट इन फीमेल एजुकेशन। और फीमेल एजुकेशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है जीडीपी ग्रोथ। कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अहम पॉइंट है। मैं चाहूंगा कि जरा और सारे सेगमेंट को साइड में रख के फीमेल एजुकेशन पे पहले बात। 2019 में मुझे मलेशिया के एक सॉवरेन वेल्थ फंड ने इनवाइट किया एज ए स्पीकर, और मैंने वियतनाम की बात की। हमारा वियतनाम में 2019 में खाली एक ऑफिस था, 100 वर्कर्स थे, रियल एस्टेट एजेंट। आज वही वियतनाम जो है उसमें हमारे 6 ऑफिसेज हैं, 1000 रियल एस्टेट एजेंट्स, और हमारी लास्ट ईयर की जो सेल थी जो IQA की, वो $500 मिलियन थी। और ज़्यादातर हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो फीमेल्स हैं। अगर आप वियतनाम चले जाएं तो वहाँ पर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, 2 मिलियन फैक्ट्री वर्कर्स, 80%, 1.6 मिलियन जो हैं वो फीमेल्स हैं। तो जिन कौमों ने आगे बढ़ा है वो इसीलिए बढ़े हैं कि वो उन्होंने अपने औरतों की तालीम पे बड़ी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको खत्म करके और इन्वेस्ट किया ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, बिलखुसूस फीमेल एजुकेशन के ऊपर। एब्सोल्यूट। आप इंडोनेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया जो लार्जेस्ट जिनका इकोनॉमी साइज है आसियान रीजन में,
वहाँ पर भी यही हाल है कि वहाँ पर मोर एंड मोर फीमेल जो हैं वो लेबर पार्टिसिपेशन में आ रही हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। थाईलैंड आप देख लें, फिलीपींस देख लें, सिंगापुर देख लें, मलेशिया देख लें, मलेशिया में भी यही है, जो टॉप लेडर पर हैं वो फीमेल्स आ रही हैं, बैंक्स में फीमेल्स हैं, आईटी सेक्टर में फीमेल्स हैं, एआई सेक्टर में, चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है, मलेशिया इस वक्त 10 to 12% एक्सपोर्ट उनकी जो खाली चाइना को जा रही है। तो उन्होंने भी यही किया कि अपनी औरतों को तालीम से आरास्ता की है और आज वो मुल्क जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। 51% मेरे ख्याल से पॉपुलेशन है पाकिस्तान में अगर ख़वातीन के हवाले से बात किया जाए, और इसमें भी हम देखते हैं कि जनाब डिग्री के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा पोर्शन वहाँ पे होता है, लेकिन प्रोफेशनल करियर में भी हम देखते हैं कि MBBS किया, उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री ली, लेकिन उसके बाद घर बैठे हुए। तो हमें ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये कितना ख़तरनाक है? मेरा ख्याल है हमें इनकरेज करना चाहिए फीमेल्स को कि वो काम करें। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी 2 बड़ी बहनें, एक प्रिंसिपल एक स्कूल की और दूसरी जो है मेरी बहन वो लंदन में टेस्को में काम करती है। तो अगर हमारे पेरेंट्स ने तालीम हमें ना दी होती तो शायद हम इतने आगे ना बढ़ सकते, लेकिन क्योंकि हमारी मदर एजुकेटेड हैं, उन्होंने हमें इनकरेज किया कि हमेशा जो है एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी है। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम नाउ कि हमें सोसाइटी को एज अ होल हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमने अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज करनी है तो हमें अपनी ख़वातीन पे जो है वो बड़ी सख्त तवज्जो देनी है और उनको तालीम देनी है। बहुत बेहतरीन मैसेज। और ज़ाहिर है कि हम इकॉनमी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो हार्ड कोर इशू है पाकिस्तान का वो आपने रेस किया। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। शान सईद इस वक्त मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, और क्या इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में एक हलचल मची हुई है, ये ज़रा जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। शान सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शान, ये क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में? ज़रा कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स जो हैं किस तरह का बिहेव कर रही हैं, और टॉप 3 अगर मैं वजूहात पूछूं तो क्या है? 1970s एरा, 1970s में भी ये हुआ था, जियो पोलिटिकल रिस्क था। गोल्ड की प्राइस जो है $35 पर आउंस 1971 से लेके $850 पर आउंस 20 जनवरी 1980 को। इस तरह ऑयल शॉक आया, डॉलर की डिबेसमेंट हुई 1976 से लेके 1981 तक। डॉलर 50% डेप्रिशिएट किया। 1976 से 1982 तक सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाइंग कर रहे थे। आज क्या हो रहा है? गोल्ड बाइंग हो रही है, डॉलर की डिबेसमेंट हुई है। पिछले साल डॉलर जो है 9.7% डेप्रिशिएट हुआ है, इस साल मजीद होगा। और जो IIQ है, डॉलर अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो कहा जा रहा है कि जनाब इस वक्त जो सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो इस वक्त पूरे न सिर्फ डॉलर को, न सिर्फ अमेरिका को, बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त तौबाला कर रही हैं। एब्सोल्युटली। और ये किस्म की टैक्टिकल मूव है, क्योंकि इस वक्त जो हैं जो नंबर्स अभी आए हैं, फेड ने हमेशा पिछले 15 साल से यही कहानी सुनाई है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई इन्फ्लेशन आई है। आप एज ए सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन में फिक्सेटेड नहीं हो सकते, आपको ग्रोथ की तरफ जाना है। तो नंबर से यही लग रहा है कि फेड की पॉलिसी जो है वो गलत थी, उन्होंने हाई इंटरेस्ट रखे जिसकी वजह से एक ड्रैग हुआ इकोनॉमी को। और अब वो सारे लोग वही बात कर रहे हैं कि डॉलर की जो डिबेसमेंट है वो रहेगी, क्योंकि इस वक्त स्ट्रॉन्गर डॉलर जो है अमेरिकन इकोनॉमी को शूटिंग करता है। स्ट्रॉन्गर डॉलर जो है अमेरिकन इकोनॉमी को शूट नहीं करता। कितना बड़ा डिफरेंस देखते हैं। एलन ग्रीनस्पैन एक ज़माने में जो फैट चेयरमैन थे, और जाहिर है कि उस वक्त तो हम भी थोड़े से इन चीज़ों में थे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, और मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले जब मेरी आपकी मुलाकात जिस ज़माने में, तो उस अमेरिका उस फैट के अंदर और आज के फैट में कितना फ़र्क है पॉलिसी वाइज? एरर हमेशा फेड ने किया है। मैं पिछले 18 साल से फेड को फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने हमेशा देखा इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन नहीं होगा। जब कोविड था, इन्फ्लेशन हाई नहीं जाएगा, इन्फ्लेशन हाई। फिर इन्होंने कहा कि जी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो फेड की जो पॉलिसी है उसमें बड़ी इनकंसिस्टेंसीज है, उसमें कोई एक जो है वो ठहराव नहीं है। तो जो इन्वेस्टर हैं हमेशा उनको ये रॉन्ग साइड पे लेके जाते हैं, दिखाते हैं राइट पर है। क्यों ये जो वो क्या कहते हैं, खब्बा दिखा के सज्जा। हाँ, खब्बा दिखा के सज्जा। कंट्रोल, दे वांट कंट्रोल इन द मार्केट्स। वो नहीं चाहते कि जो मार्केट यूएस सेंट्रल बैंक वो नहीं चाहते कि मार्केट पार्टिसिपेंट इतना होशियार हो जाए कि वो जो हमारी पॉलिसी को जो ओवरराइड कर जाए और हमसे ज्यादा जो है वो आगे निकल जाए। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ना, जब सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो ऑटोनमस होते हैं और हुकूमतों के ताबे नहीं होते, उनका इन्फ्लुएंस उसमें नहीं होता,
अमेरिका में भी ऐसा ही है या अमेरिका में लगता ऑन द सरफेस है कि जी वो लेकिन अब तो ट्रम्प जो है वो बहुत इंटरवीन कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। हाँ, उन्होंने खुला फेड के चेयरमैन को साथ खड़ा किया, उन्होंने कहा तुमने बिल्डिंग पे इतने ज्यादा पैसा क्यों लगाया। हाँ। सो वो ये फेड की जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गई। कॉम्प्रोमाइज। पूरी दुनिया के लिए क्या मैसेज है ये? पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि सेंट्रल बैंक अब गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी लगता है ऐसा? फिलहाल तो नहीं, लेकिन आई वुडंट बी सरप्राइज कि ये भी हो जाए ठीक पाकिस्तान है, में। कोशिश बहरहाल गवर्नमेंट की होती है, हर तरह की गवर्नमेंट की होती है। लेकिन सॉरी इमरान, मैं एक बात कहूँ कि जो गवर्नमेंट का डोमेन है ना वो है फिस्कल साइड, और जो सेंट्रल बैंक का डोमेन है वो है मॉनेटरी साइड। नहीं, लेकिन देखें ना, गवर्नमेंट का डोमेन है फिस्कल साइड और सेंट्रल बैंक का डोमेन है मॉनेटरी साइड, राइट। पॉलिसी रेट क्या होगा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, लेकिन वो जो शरह सूद होती है पॉलिसी रेट, उसका सबसे बड़ा असर खुद गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है। इवन इन पाकिस्तान के केस में सबसे बड़ी बोरोवर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो आप शरह सूद 1% 2% बढ़ाते हैं या कम कर सकते हैं, करते हैं तो आवाम से पहले सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो उससे उसके ऊपर असर पड़ता है ना, उसकी बुक्स के ऊपर। जी बिल्कुल। तो यही है कि जो सेंट्रल बैंक है और जो गवर्नमेंट है उनको एक अमेलगमेशन करना है पॉलिसी का, ताकि उससे ना गवर्नमेंट को इम्पैक्ट हो ना लोगों को इम्पैक्ट हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेरा ख्याल है पॉलिसी कोहेरेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो बट अगर यहाँ से पहले हम अमेरिका की बात करें ना, उन्होंने सब दाव पे लगा दिया है, ट्रंप ने सब दाव पे लगा दिया है, राइट। बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसे में क्या किस तरह से देखा जा रहा है ये जो गोल्ड और सिल्वर, इसके अंदर जो स्पाइक आई थी फिर उसके बाद करेक्शन भी आई, व्हाट इज दिस? मेरा ख्याल है ये नॉर्मल है, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती ऊपर, उसमें हिकअप्स आते हैं। तो हमने ऑलरेडी कहा हुआ है, मैंने एक टीवी चैनल पे कहा था कि गोल्ड की प्राइस इस साल 5,200 से लेके $6,000 पर आउंस, और उस जमाने मेरा ख्याल दिसंबर की बात है, कोई भी बैंक्स बात नहीं कर रहे, अब सारे बैंकों ने अपनी रिवाइज कर दी है। सिल्वर की प्राइस $100 से $150 पर आउंस की इस साल। तो जो सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जो देख रहे हैं कि डॉलर की डिबेसमेंट आ रही है, उन्होंने कमोडिटीज में पोजीशन लेना शुरू कर दी। ओके, और जो आपने बात की ना कि वन साइडेड डायरेक्शन नहीं होती, वन साइडेड डायरेक्शन अगर हो भी तो वो किसी के फायदे में नहीं होती। वो इसलिए कि ना तो उसमें जो इन्वेस्टर है वो कमाता है, क्योंकि इन्वेस्टर भी अपना प्रॉफिट जब बुक करेगा, अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करेगा, तभी उसका मुनाफा उसकी जेब में आएगा, और जब वो उसकी जेब में मुनाफा आ गया वहां से मार्केट नीचे करेक्शन होगी। तो ये इंटरनेशनल जो एक मैस वॉल्यूम के ऊपर आप करते हैं, तो ये वो चीजें थी। और ना कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो भी अपने जो है इसी में कमाते हैं ना, अप एंड डाउन में ही कमाते हैं, स्ट्रेट वे में तो कोई भी नहीं कमाता। तो ये मार्केट की लॉजिक से, मार्केट इसी तरह से मूव करती जो है। इन्वेस्टमेंट की जो लॉजिक है वो ये है बुक योर प्रॉफिट, बुक योर प्रॉफिट, हाँ, जो आपने बात की ना, बुक योर प्रॉफिट, तो वो सारी दुनिया करती है। कट इट शॉर्ट, बुक योर प्रॉफिट। लेकिन पाकिस्तान में जो है हमने देखा, और न सिर्फ पाकिस्तान में, बहुत सारी जगहों पे लोग अपना प्रॉफिट की जगह लॉस को फ्लोट कराते हैं, डर से, खौफ से कि इस मार्केट में गया यहीं से वापस आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है बहरहाल। आज वो अंदर से सारा फॉरेक्स ट्रेडर निकल रहा है, मेरा वो सामने आ रहा है। एनीवे, ऑयल प्राइसेस किस तरह से देख रहे हैं? अगर ये ईरान का मसला सॉल्व नहीं होता तो हम देखते हैं ऑयल प्राइस 65 से लेके $87 पर बैरल पे, $87 पर बैरल बाय एंड ऑफ दिस ईयर। 2008 या 11 में मेरे ख्याल से ओवर $100 पर बैरल ऑयल प्राइसेस दुनिया ने देखी है। जी, 11 जुलाई 2008 को ऑयल प्राइस जो थी वो $147 पे थी, $147 पर बैरल। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुझे याद है। और 31 दिसंबर 2008 को ऑयल की प्राइस $34 पर आउंस पर बैरल पे ट्रेड खान साहब के दौर में नहीं, वो 2008 ही था, 2008 31 दिसंबर 2008 को ऑयल की प्राइस नहीं, जब आपके यहाँ वो आया था ना, पेंडेमिक था जी, तो हिस्टोरिकली लो, तो वो प्राइसेस थी ना, वो भी प्राइस थी लो। लेकिन ये प्राइस मेरा ख्याल है 2008 में इसलिए लो थी क्योंकि 147 से एकदम गिरी थी 34 पर। खान साहब के जमाने में उतनी प्राइस ना स्पाइक की थी, ना इतनी वो नीचे गई थी। पेंडेमिक में आया था ना, पेंडेमिक में तो ऑल टाइम लो थी भाई, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, लो थी लेकिन इतना लो मुझे लगा नहीं, क्योंकि वो दोबारा जो है वो अपसर्च कर गई। अपसर्च किया, फिर दूसरा वहां पे जो है आपने इंपोर्ट वगैरह रोकी हुई थी, तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑयल प्राइसेस या फिर लोएस्ट लेवल, इनसे हमने कोई फायदा उठाया पाकिस्तान में? नहीं, हमने कभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए लोअर लेवल पे। दुनिया में होता है ऐसा? दुनिया में होता है, सारी गवर्नमेंट्स करती हैं जब ऑयल प्राइस नीचे जाती है। जैसे जब कोविड फ्यूचर बाइंग करते हैं, चाइना ने की थी सारी दुनिया से। जब ऑयल प्राइस नीचे थी कोविड में, तो चाइना ने बाइंग की थी और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे 3-5 साल। हमने नहीं किए। हमने नहीं किए।
कितना अफसोस होता है इस तरह के फैसलों पे, जब हमारी हुकूमतें, हमारे पॉलिसी मेकर इस तरह की चीज़ों को मिस कर देते हैं, जिसकी कीमत फिर बाद में हमें अदा करनी पड़ती है आवाम को। तो आवाम को हमेशा जो इकोनॉमिक पॉलिसी एरर जो होता है उसका जो कॉस्ट है वो हमेशा आवाम बेयर करती है। और आप समझ रहे हैं कि अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा? जी हाँ, जारी रहेगा, जारी है और जारी रहेगा। जारी रहेगा। इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, शान साथ मौजूद थे। जो क्रक्स है इस पूरे सेगमेंट का वो यही है कि जनाब आप सबसे पहले जो है जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है वो लेकर आएंगे। पाकिस्तान में हुकूमतें जो भी हों, एक पॉलिसी अगर बन जाए बिलखुसूस इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टर्स के हवाले से, कारोबार के हवाले से, उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया किस तरीके से जो सोलर सार्फिन है उनके साथ दो दो हाथ हो गए। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, 51% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन ख़वातीन, फीमेल, हमें अपनी ख़वातीन को पढ़ाना चाहिए। दुनिया की वो तमाम ममालिक जो आज तरक्की याफ्ता हैं, इस स्टेटस पे पहुँचे हैं, वहाँ की ज़रा वर्क फोर्स उठा के देखें, आपके सामने सब सारी चीज़ें आया हो जाएंगी।